नमस्कार, प्रणाम, जय सियाराम। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का स्टडी विद एमडीएस में। मैं हूं मधुसूदन द्विवेदी और मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे स्टेनोग्राफर भाई राजेंद्र पाल, जो कि ढेरी से हैं। इनका अभी सिलेक्शन हुआ है एसएससी स्टेनो के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इनको पोस्ट मिली है अपने बेंगलोर में। सर बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्टडी विद एमडीएस, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। और मैं सभी से बस, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं या जो आपके चैनल को देखते हैं, उन सभी से बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको केवल और केवल एक गोल सेट करना होगा। जैसा कि आप सबसे पहले तो एक गोल सेट करें कि आपको एग्जैक्टली जॉब करनी कौन सी है। कुछ लोगों का एम रहता है कि किसी को आर्मी में जाना है, किसी को पुलिस में जाना है, या किसी को बैंक की तैयारी करनी है। और बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं उनको एसएससी की भी तैयारी करनी होती है। जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि मेरा सिलेक्शन एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर में हुआ है। 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैंने केवल अपना एक ही गोल सेट करके रखा था कि मुझे केवल और केवल स्टेनोग्राफर बनना है। और जीवन में मैंने किसी और जॉब की तरह देखा भी नहीं, आर्मी हुई, पुलिस हुई या एनी अदर जॉब। और आई ओनली वांटेड टू बी अ स्टेनोग्राफर। और भगवान की कृपा से मुझे 2022 के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है। भाई से प्रार्थना करना चाहूँगा कि अपनी स्ट्रेटजी बताएं कि कैसे इन्होंने अपनी इतनी अच्छी जॉब को सिक्योर किया, वो भी आज के दौर में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है और केवल बहुत कम वैकेंसी आती हैं स्टेनोग्राफर की। तो सबसे पहले तो स्ट्रेटजी के बारे में मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले ये जानना होता है कि आपको तैयारी किस चीज़ करनी है। जैसे एसएससी के थ्रू सीजीएल भी आता है, सीएचएसएल भी आता है, एमटीएस भी आता है, स्टेनोग्राफर भी आता है। मेरा लक्ष्य था कि मैं स्टेनोग्राफर की तैयारी करूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टेनोग्राफर को देखा कि इसमें एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसकी तैयारी करनी है। जैसा कि एसएससी स्टेनोग्राफर में इस टाइम सिलेबस है, 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का समय रहता है, जिसमें 100 नंबर्स की इंग्लिश, 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर्स की जीएस रहती है। अब इसमें जैसा कि 100 नंबर की इंग्लिश है तो 50% पोर्शन केवल इंग्लिश का हो जाता है। तो एस्पिरेंट को तैयारी करते समय केवल ये याद रखना है कि जो 50% पोर्शन है उसको सबसे ज़्यादा मजबूत किया जाए। कोशिश बच्चे की यही रहनी चाहिए कि 100 में से ना हो से कम 90 या 80 प्लस नंबर तो उसके आने ही चाहिए। बिकॉज दिस टाइम इज़ वेरी टफ कंपटीशन। लास्ट ईयर वैकेंसी जो थी 4000 की समथिंग थी, जिसमें मेरा 2022 में सिलेक्शन हुआ है। और 2023 में मात्र 1100 प्लस के समथिंग कुछ वैकेंसी हैं। तो जैसा कि 2022 में कंपटीशन उतना नहीं था जितना 2023 में हो गया है। बिकॉज वैकेंसी अवेलेबल थी उसमें 4000, इस समय मात्र हैं 1100। तो आपको 200 में से यही कोशिश रहनी चाहिए कम से कम आपके 150 प्लस नंबर हों। अगर इससे नीचे आपके नंबर रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं फाइनल लिस्ट में बाहर होने के चांसेस रहते हैं। और इंग्लिश के लिए आपको मैं 2 ही बुक सजेस्ट करूंगा जो कि मैंने तैयारी की है, जिससे एक है एमबी पब्लिकेशन नाम से, एक है ब्लैक बुक। 2 बुक से मैंने तैयारी ज़्यादा की है, एक है एमबी पब्लिकेशन और एक है ब्लैक बुक। एमबी पब्लिकेशन में क्या रहता है कि जो एसएससी के कोई भी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, कोई भी हो, उसमें जितने भी ओनली इंग्लिश, जो भी इंग्लिश के एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ओनली इंग्लिश के रहते हैं। और इंग्लिश ही उसमें 1 बाई 1 चैप्टर बाई चैप्टर उसमें टेस्ट रहते हैं। तो आपको उसमें बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, जीडी के भी मिलेंगे, सीजीएल के मिलेंगे, स्टेनो के भी मिलेंगे, फुल लेंथ मिलेंगे, शॉर्ट मिलेंगे। उसी से प्रैक्टिस करनी है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बिगनर्स के लिए एमबी पब्लिकेशन से बेस्ट कोई बुक नहीं है। और इंग्लिश तो आप जैसे ही जानते हैं एक लैंग्वेज है, इसमें आपको 2 ही चीज़ से बन के इंग्लिश बनती है, एक ग्रामर और एक वोकैबुलरी। तो ग्रामर के लिए तो आपको एमबी पब्लिकेशन में जो आप हल करेंगे पीछे, अब उसमें पूरा सॉल्यूशन रहता है, उसमें वोकैबुलरी भी रहती है, रूल्स भी रहते हैं। लेकिन वोकैबुलरी के मैं आपको बता चाहूँगा ब्लैक बुक। ब्लैक बुक एक ऐसी बुक है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर की जितनी भी सारी वोकैबुलरी आई हैं, जैसे 2022 में भी एग्जाम हुआ है, 2020 में, 21 में तो हुआ नहीं था कोरोना की वजह से, पीछे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी की जो वोकैबुलरी है, मोस्टली आस्क्ड वोकैबुलरी, जो एसएससी बार बार पूछती है, आप वही वोकैबुलरी उसमें आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप ब्लैक बुक से वोकैबुलरी तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने देखा है, मोस्टली जो वोकैबुलरी एसएससी पूछी जाती हैं वो कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर होती हैं। और अगर आपने इससे पढ़ा होता है तो आप वोकैबुलरी में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात रीजनिंग की, जैसा कि 100 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की जनरल नॉलेज रहती है। तो रीजनिंग में क्या रहता है कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप बिल्कुल, अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको चैप्टर कितने हैं, 50-55 के समथिंग चैप्टर हैं, ठीक है। तो आपको 1 बाई 1 चैप्टर बाई चैप्टर तैयारी करनी होती है। एकदम आपको ये नहीं है कि बिगनर हैं आप और सभी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप पूर्ण रूप से सभी चैप्टर्स को कवर कर लें, 1 बाई 1। कोई टीचर का सहारा लें, या ऑनलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग पढ़ें।
और या ऑफलाइन किसी सर जी से आप संपर्क में हैं तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो रीजनिंग में क्या रहता है कि आपको 1 बाय 1 फुल चैप्टर कंप्लीट होना है, और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 50 में 50 आउट ऑफ 50 क्लियर करा सकता है। अब रही बात जीएस की, तो जीएस के लिए तो क्या ही कहना, जीएस का तो आज तक कोई अंत ही नहीं है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जीएस में अनगिनत चैप्टर हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो आपको प्रॉपर तैयारी करनी होती है, उसमें भी आपको देखना होता है कि क्या आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन देखते हैं, उनमें देखते हैं किस लेवल की वोकैबुलरी जीएस पूछी जा रही है, किस लेवल की ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है। तो आपको कुछ उससे अंदाज़ा लग जाता है और आप कुछ बुक्स का सहारा ले सकते हैं। किरण कैरियर्स है, किरण एक बुक है किरण के नाम से, उसके जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आप, मैं तो यही कहूँगा, अगर आप बिगनर हैं और आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास 1 साल का समय है, तो आप बढ़िया कोचिंग ज्वाइन करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो भी सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है जीएस में, उसको आप बस पूरी कंप्लीट करें। हिस्ट्री है, बिल्कुल शुरुआत से हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करके मॉडर्न हिस्ट्री तक आइए। तो आप एक बार अगर अच्छे से उसको कवर कर लेते हैं, तो जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप 1 लाइनर भी अगर पढ़ते हैं ना, तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि हमने एक बार पढ़ा था और हम इसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसका लगभग ये आंसर हो सकता है, अगर आपको नहीं भी आ रहा है। ऐसे ही सब सब्जेक्ट होते हैं। साइंस है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पूछे जाते हैं। तो उसके जो जनरल क्वेश्चन, ज़्यादा इनमें से डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं स्टेनो में, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से, और कर रही बात करंट की, तो करंट तो कभी कभी 6 महीने पहले पूछ लेते हैं, कभी कभी 1 साल की भी देखी है मैंने। तो करंट के लिए आपको चिंता नहीं करनी होती, करंट आपको तभी पढ़ें जब 1 या 2 महीने एग्जाम के बचें। धन्यवाद। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहता हूँ कि एमबी पब्लिकेशन की अगर जगह ए भी पढ़ सकते हैं, केडी जो बुक है नीतू मैम की, इसको मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ते हुए बच्चों को, हमारे जो कॉलीग्स थे, हमारे साथी थे या जो हमसे थोड़ा जूनियर थे, वो लोग पढ़ते थे। तो केडी 2 चैप्टर्स में आती है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, या वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 के नाम से वो आती है। वो बिगनर्स के लिए सटीक है। मैं ये नहीं कह सकता, कोई भी किताब देखो अच्छी बुरी नहीं होती है, बस आपको ये पर्सनल देखना है कि आपको एक्जैक्टली समझ में किससे ज़्यादा आ रहा है। केडी भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। और एमबी पब्लिकेशन, जैसे मैंने बताया, वो केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और प्रैक्टिस के बाद जो आपका रूल्स, या कोई प्रैक्टिस में मान लिया आपने एक 50 नंबर का सेट लगाया, उसमें आपको कोई वोकैबुलरी नहीं आई, या कोई आपका एरर गलत हो गया, या फिल इन द ब्लैंक्स, या क्लोज टेस्ट पैसेज, ठीक है, तो आप पीछे जो उसमें देखते हो तो उसमें एक्जैक्टली सब कुछ क्लियर लिखा रहता है कि हाँ, इसका ये आंसर होना चाहिए, और जो अगर तुम्हारा गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे, उसमें क्या आना चाहिए, उसकी जगह पे क्या रॉन्ग था। तो उसमें आपको एक तैयारी भी होती है साथ में, और आपकी प्रैक्टिस भी होती है। इसलिए मैंने एमबी पब्लिकेशन का जिक्र किया, क्योंकि 2 चीज़ का काम करती है, एक प्रैक्टिस भी और आपकी तैयारी भी कराती है साथ में। और आपको समय के साथ लगाना होता है, जैसे कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 100 नंबर की इंग्लिश। कई बिगिनर ऐसे होते हैं जो केवल इंग्लिश ही कर पाते हैं, और रीजनिंग और जीएस तो पता ही नहीं चलता उन्हें कब टाइम हो गया। तो एक मेंटेनेंस जो तुम्हें बनाना होता है, टाइम मैनेजमेंट, वो केवल और केवल प्रैक्टिस करने से ही बनता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं एक बार बता दूं कि अगर कोई बच्चा, मान लिया जाए, वो इंग्लिश, जनरल नॉलेज और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट उसके कंप्लीट हो जाते हैं, या वो आधे कंप्लीट कर लेता है और एग्जाम पास में आ गया है, तो वो केवल और केवल जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाए। टेक्स्ट बुक, बायजूस, ऑलिव बोर्ड या अदर जो भी प्लेटफॉर्म पे उसने टेक्स्ट बुक सीरीज़ खरीद रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा वो टेस्ट सीरीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन जल्दी करोगे आप, और आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन क्वेश्चन को छोड़ना है और किस क्वेश्चन को मुझे टिक करना है। क्योंकि इसमें ये भी होता है कि रीजनिंग में मान लो कोई टफ क्वेश्चन आ गया, टाइम मैनेजमेंट तो उतना ही है, आप उसमें लगे हुए हैं, तो वो नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन छोड़ के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, और वही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टेनोग्राफर, इन एनी एग्जाम इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली स्टेनोग्राफर। आप राजेश जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट कैसे रहे स्टूडेंट, क्योंकि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है। मेरा भाई भी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा है, तो वो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। तो आप बताइए। जैसे कि बात कंसिस्टेंसी की है, कंसिस्टेंसी का अर्थ क्या होता है कि आप यूपीएससी, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, कोई आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको लाइट रहना है, कोई ज़्यादा दिमाग पे बर्डन नहीं लादना है। इन 3 किताबें हैं ओनली, आपको 3 या 4 किताबें पढ़नी है, और 3 ही सब्जेक्ट हैं। इसमें मैथ सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहता है, मैथ तो इसमें बिल्कुल आती नहीं है। मेन चीज़ क्या है इसमें, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो आपको कम से कम, ज़्यादा नहीं, यूपीएससी की तैयारी नहीं है ये। अगर आप 1 साल अच्छे से केवल और केवल 3 घंटे प्रॉपर रिटर्न में आप स्टडी करते हैं, अगर 3 घंटे, तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप पूरे दिन पढ़ें। पढ़ना सबसे चीज़ मैंने देखा है, मेरे कलीग्स थे जो भी, वो भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। वो पढ़ते थे 8 घंटे, मैं पढ़ता था केवल 3 घंटे या 4 घंटे या मात्र 2 घंटे। वो 8 घंटे थे, फिर भी मैं उनसे टैलेंटेड था। क्यों था? क्योंकि वो 8 घंटे केवल पढ़ते थे, मैं 8 घंटे पढ़ता था, समझता था, और मुझे क्या करना है ये भी सोचता था उसके साथ। ये नहीं होता केवल कॉपी खोल लेने से 8 घंटे बैठने से कुछ नहीं होगा। आप चाहें तो आप 1 घंटे में भी 5 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। कंसिस्टेंट का अर्थ होता है कि आपको गोल सेट करना है, आपको ये चिंता है कि आपको नौकरी चाहिए, आपको स्टेनोग्राफर बनना है,
तो आपको 3 घंटे समय देना ही होगा। और कंसिस्टेंसी तो ऐसी होती है कि अब अगर आपको जॉब लेनी है तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे, और आपको बराबर तैयारी करनी है, हर एग्जाम में फेल होना है तो वो कंसिस्टेंटी आपकी आएगी नहीं। तो कंसिस्टेंट होने के लिए आपको खुद से समझना होगा। राजेंद्र भाई से पूछना चाहते हैं कि स्टेनोग्राफर का जैसे हमने फेज 1 काट लिया, अपना पहला टेस्ट अच्छे नंबर भी ला दिए, लेकिन अब सेकेंड टेस्ट जो होता है स्किल टेस्ट, उसके लिए हम क्या करें? जैसा कि एसएससी स्टेनोग्राफर में फेज 1 और फेज 2 यानी टीयर 1 और टीयर 2 कह सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा में उसको स्किल कहते हैं। पहले होता है रिटन, जैसे टीयर 1 कहते हैं, और जो क्वालिफाई टीयर 1 करता है उसका होता है टीयर 2 यानी स्किल टेस्ट। स्टेनोग्राफर में स्किल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इस जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2 होता है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी। तो सी में 1000 वर्ड की डिक्टेशन बोली जाती है 10 मिनट में, और डी में बोली जाती है 800 वर्ड की डिक्टेशन 10 मिनट में। यानी सी में जो स्पीड रहेगी आपकी 100 वर्ड पर मिनट, और डी में रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। और आपको सी में मिलते हैं 55 मिनट टाइप करने के लिए, ओके, और डी में मिलते हैं आपको 65 मिनट 800 वर्ड टाइप करने के लिए। तो जैसा कि समझ में आ रहा है, सी थोड़ा टफ हो जाता है और डी उससे नॉर्मल रहता है। तो स्टेनोग्राफर के स्किल की तैयारी करने के लिए आपको आप किस प्रणाली से कर रहे हैं, ऋषि प्रणाली से करता है, कोई और प्रणाली से करता है, कोई मानक से करता है। तो आप मान लिया एक ऋषि प्रणाली से सीख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक अच्छा टीचर ढूंढना होगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मैं जैसे कि मैंने तैयारी की है औरई जालौन में, जो कि एक हमारे सर श्री अनुराग सिंह जो कि इलाहाबाद से पढ़े हुए सर हैं, और इस वर्ष उनकी कोचिंग से हमारे साथी 7 से 8 लोगों का सिलेक्शन विभिन्न मंत्रालय एवं डिपार्टमेंट्स में हुआ है। और आपको अगर तैयारी करनी है स्किल की, तो इससे बेस्ट टीचर आपको कोई नहीं मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने 2 महीने में 3 महीने में स्किल टेस्ट गारंटी के साथ निकलवाए हैं बच्चों के। मेरे एक साथी थे, उन्होंने रिटर्न निकाल लिया, स्किल उन्हें 0 आता था, उनकी कोई तैयारी नहीं थी, सर जी ने गारंटी ली और 3 महीने में उनका स्किल टेस्ट करा के आज वो एसआई के पद पर चयनित हैं। तो अगर कोई बच्चा स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहता है तो औरई जालौन में श्री अनुराग सिंह डॉक्टर खट्टर के सामने कोचिंग है, वहाँ के संपर्क कर सकता है। और रही तैयारी की बात, तो आप तैयारी स्किल की करने के लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया, आपको एक प्रणाली चुननी होगी। ऋषि से मान लिया आप कर रहे हैं तैयारी, तो उसके बाद आपको कोचिंग जाना होगा, फिर आपको कंटिन्यूसली कोचिंग में आपको स्किल सिखाई जाती है, और उसके बाद टाइपिंग होती है। तो अगर आप अच्छे से सीखते हैं, मान लिया आप रिटर्न निकाल लिया, आपको 5 महीने का टाइम निकल गया, तो आप आराम से स्किल निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि आप उसमें, लेकिन आपको कंसिस्टेंट कम से कम 4 घंटे से 5 घंटे आपको सीखना होगा। और रही बात पास होने की, तो इसमें कोई मार्क्स होते नहीं हैं, जो मार्क्स आपके वेरी करेंगे वो करेंगे रिटन्स के। फाइनल सिलेक्शन में आपका जो होगा वो केवल और केवल होगा रिटन से, यानी टीयर 1 से। टीयर 1 से ही आपकी फाइनल लिस्ट बनती है, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ग्रेड सी में 7% मिस्टेक्स होती हैं, यानी 1000 में 71 हो गए, आप फेल हो गए, वहीं आप आउट हो गए। आपके रिटर्न में 200 आउट ऑफ 200 हो, कोई फायदा नहीं है। तो ये केवल इसके क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और ग्रेड डी में होती है 8% मिस्टेक, 10% आउट ऑफ 800, तो आपकी कितनी 80 गलती हो गई। तो 80 गलती से अगर आपकी 81 होती है तो आप बाहर हो जाते हैं, और अगर 80 से नीचे हैं तो आप पास हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई का। हम तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे, उम्मीद है कि आपको उत्तर मिल गए होंगे। उन्होंने बताया हमें कि हमको केवल कंसिस्टेंट रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और स्किल टेस्ट भी अच्छे से करना है, मतलब केवल पढ़ना है अच्छे से, वो भी सही लगन में और सही दिशा में पढ़ते जाना है। हम राजेंद्र भाई को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे यहाँ आए और हमें इंटरव्यू दिया, और छात्रों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और इसी के साथ ही हम एक नोवेल राजेंद्र भाई को गिफ्ट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। स्टडी विद MDS को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भाई भी अपना बहुत मेहनत करता है, इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।